नमस्कार साथियों, हाँ जी। आप सभी का स्वागत है पीएलएफ 2021 में। और दोस्तों, आज हमारा अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन के पहले सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारा ये सत्र है नवोन्मेष, और उसमें हमारे जो विषय है वो है फ़िल्म पटकथा व निर्देशन की कार्यशाला। तो दोस्तों, जो युवा साथी जो लिखना चाहते हैं, जो डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, जो फ़िल्म लिखना चाहते हैं और करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, फ़िल्म मेकिंग करना चाहते हैं, उनके लिए एक वर्कशॉप रखी है पीएलएफ की तरफ से। तो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं गजेंद्र एस श्रोत्रिय सर। गजेंद्र सर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वो पेशे से तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन अब अपने कर्मों से जो इनका पैशन से वो फ़िल्म मेकर हैं और स्क्रीन राइटर हैं। उन्होंने पिछले 10-15 सालों से स्क्रीन राइटिंग और फ़िल्म मेकिंग कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थानी फ़िल्म एक गोबर बनाई और साथ में ही अभी ये हाल-फिलहाल एक फ़िल्म आई कसाई। तो उन्होंने उस फ़िल्म ने कई उत्सवों में व फ़िल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड जीते और अभी शिमारो पे शायद आई थी और अभी यूट्यूब पे आने वाली है जल्दी। अब सर बताएँगे उसके बारे में भी। और हमारे साथ जुड़े हैं निवेदिता जी। निवेदिता जी ने पीएचडी कर रखी है जर्नलिज़्म में। और साथ में हमारे साथ ईशा सिंह भी जुड़े हैं। वो भी उन्होंने एमए किया है मास कॉम जर्नलिज़्म में। और साथ में युवा साथी हैं जेडी। तो जेडी पिछले कई वर्षों से फ़िल्म मेकिंग में है और थिएटर करते हैं साथ में। और एडी एडी भी करते हैं और एक्टर भी हैं। साथ में हमारे साथ मानस है। मानस भी एक अभिनेता है, थिएटर अभिनेता है, साथ में फ़िल्में भी लिखते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ आते हैं इनके पास। शॉर्ट फ़िल्म्स इन्होंने अभी एक लिखी थी, उनका डायरेक्शन भी किया है इन्होंने। तो तो दोस्तों, ये है हमारे पैनल आज का। और तो चलिए शुरू करते हैं गजेंद्र सर से कि आप प्लीज़ अपना ओवरव्यू दें इस टॉपिक पर सर, प्लीज़। दोस्तों ऐसा है कि हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के जो भी सवाल होंगे वो मैं और निवेदिता जी कोशिश करेंगे उनको आंसर करने की। तो मैं एक इन जनरल जो यहाँ बैठे हैं, मैं ये मानता हूँ कि सभी लोग और जो हमारे दर्शक जो आने वाले समय में इस वीडियो को देखेंगे, तो वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सभी एक फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, ये मान के मैं इस पूरे अपने बात को मैं रखूंगा। तो उसमें हम पहले ये समझें कि फिल्म मेकर क्या होता है। क्या हम डायरेक्टर को फिल्म मेकर कहते हैं, या जो कहानीकार है उसे फिल्म मेकर कहते हैं, या जिसने स्क्रिप्ट लिखी है, या जो कैमरामैन है, ये लोग फिल्म मेकर हैं, या जो प्रोड्यूसर है क्या वो फिल्म मेकर है, या जो फाइनेंसर्स हैं जो पैसा लगा रहे हैं वो फिल्म मेकर्स हैं, या फिर वो जो हर काम कर रहा है, जो सारे काम कर रहा है। ये सभी जो काम मैंने ऊपर बताए। तो फिल्म मेकिंग में जब हम जाते हैं तो एक प्रोसेस जो है फिल्म मेकिंग का क्या है कि बेसिकली एक कंसेप्चुअलाइजेशन किसी भी प्रोजेक्ट का, जो कि उसका एक अर्ली स्टेज वर्क होता है किसी भी फिल्म को जब हम आने का। तो उसमें प्रोजेक्ट को कंसीव करना पहली रिक्वायरमेंट है। तो उसमें ये कि वो किस तरीके से होगा, क्या होगा, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, किसी रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है, या आपने कोई खबर पढ़ी, कुछ सुना, या कोई कहानी का आइडिया आपके दिमाग में खुद आया, कोई ओरिजिनल स्टोरी आपने लिखने का ख्याल आया। तो वो एक अर्ली स्टेज वर्क बेसिकली है। उसके बाद जब कंसेप्चुअलाइजेशन हो जाता है तो फिर हम स्क्रिप्ट राइटिंग, उस पर कहानी डेवलप करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, और फिर उसका जब फिल्म बनानी है तो प्री प्रोडक्शन आएगा, उसका नेक्स्ट स्टेज। प्री प्रोडक्शन में हम बाकी सारी काम करेंगे, उसमें अपनी टीम को सेट करेंगे, शेड्यूलिंग करेंगे, कास्टिंग करेंगे, जो भी है वो सब चीज़ें।
लोकेशन हंटिंग, वो सब चीजें आ जाती हैं। और ये सब पूरा हो जाने के बाद फिर जो मेन स्टेज है वो प्रोडक्शन का है, जो फिल्म फ्लोर पे जाना कहते हैं जिसको। और प्रोडक्शन में यानी प्रिंसिपल शूटिंग जिसको बोलते हैं हम, प्रिंसिपल शूटिंग हमारी खत्म हो जाने के बाद फिर हम उसका पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, तो वो उसका लास्ट स्टेज है, जिसमें फिर एडिटिंग, कलर करेक्शन, साउंड डिजाइन, साउंड का वर्क, म्यूजिक, ये सब काम होता है जिसमें। तो ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फिल्म मेकिंग है बेसिकली। लेकिन ये कि पहली चीज जो है वो क्या है, हम फर्स्ट थिंग यू नीड टू मेक अ फिल्म, पहले आप फिल्म बनाना चाहते हैं तो पहली क्या चीज आपको चाहिए? क्या स्क्रिप्ट चाहिए या कैमरा चाहिए? कैमरा होगा तो आपका काम हो जाएगा। या एक्टर्स चाहिए, या लोकेशन चाहिए, या कहानी चाहिए? हमारी फर्स्ट थिंग, जो हमारी पहली जरूरत है वो क्या है? तो इस पे आते हैं हम स्टोरी पे, कि पहली जो जरूरत है अगर आपको फिल्म बनानी है, पहली जरूरत जो है वो कहानी की है। क्योंकि बिना कहानी के फिल्म नहीं बन सकती। कहानी जो है वो आधार है, बेसिकली बैकबोन है। अब वो आपकी ओरिजिनल स्टोरी भी हो सकती है, या किसी और की स्टोरी भी हो सकती है जिसके राइट्स आपको लेने पड़ेंगे। कोई कहानी आपने कहीं पढ़ी, किसी मैगजीन में पढ़ी, किसी किताब में पढ़ी, आपको अच्छी लगी, सिनेमैटिकली उस कहानी ने आपको अपील किया, तो आपने तय किया कि इस पे मैं फिल्म बनाऊंगा। तो वो कहानी कैसे भी आए, लेकिन पहली जरूरत जो है वो कहानी की, बिना कहानी के फिल्म का बीज नहीं पड़ सकता है। अब ये कि कहानी आप कैसे लिखोगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि चलो आप ओरिजिनल स्टोरी पे अपनी फिल्म बनाना चाहते हैं, किसी और की कहानी पे नहीं, तो किस तरह आप एक कहानी लिखेंगे? अब कहानी जो है वो, उसके लिए आपको आइडिया, कॉन्सेप्ट या कुछ ट्रीटमेंट आपको चाहिएगा। तो स्टार्ट बेसिकली आइडिया से होता है। जैसे कि हमने कहा था कि कोई आइडिया कंसीव हुआ आपको, आपने कोई खबर देखी अखबार में, उस खबर से आपको लगा कि इसमें वो बात है कि इस पे फिल्म बनानी चाहिए, या कॉन्सेप्ट है, या जो भी चीज आपके दिमाग में, या आपने एक कोई सामाजिक विषय चुना, उस विषय पर कहानी बनाने का निर्णय लिया। जैसे आप लोगों ने एक फिल्मकार हैं, चैतन्य तम्हाणे, जिनकी पहली फिल्म थी कोर्ट। हो सकता है, शायद, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने उसे देखा है उस फिल्म को। कि आप बात को आगे बढ़ाओ, जब तक मैं वापस स्टूडियो में एंटर होता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। जी, निवेदिता जी, आप प्लीज बताएं, अपना ओवरव्यू दें इस टॉपिक पे। उसके बाद अ, आप मेजरली स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में बता दीजिए प्लीज। जी। आ, जी सबसे पहले तो जैसा कि गजेंद्र सर कह रहे थे कि कोई भी फिल्म या सिनेमा, चाहे कोई फीचर फिल्म हो या बहुत 5 मिनट की अगर शॉर्ट फिल्म भी आप बना रहे हैं, तो सबसे जी जी। पहली चीज जिसकी जरूरत होती है वो होती है स्क्रिप्ट। हम्म और कैमरा और बाकी सारे टूल्स या जो भी मैकेनिज्म है वो सब बाद में आता है। तो सबसे हम्म पहले स्टोरी या स्क्रिप्ट जो है वो बहुत जरूरी है। वो ही एक रूट मैप तैयार करता है कि फिल्म किस तरह की बनेगी, किस सब्जेक्ट पे बनेगी, किस तरह से आप उसको ट्रीट करेंगे। इसलिए लिखना, उस स्क्रिप्ट की पूरी किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, स्क्रिप्ट किस तरह से लिखी जाती है, उसे समझना बहुत जरूरी है। और जहां तक मैं समझती हूँ, इन दिनों आपको बहुत सारी फिल्म्स हैं जिनकी स्क्रिप्ट अवेलेबल भी है मार्केट में, बुक्स अमेजोन पे और दूसरे पोर्टल्स से। और आप काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप बुक्स ले सकते हैं। जैसे अभी कुछ वक्त पहले मैंने मुल्क जो फिल्म थी अनुभव सिन्हा की, उसकी पूरी स्क्रिप्ट मेरे पास में है। मतलब किस तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई, जिसमें फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने पूरे स्क्रिप्ट के बारे में पूरा बताया है बहुत अच्छे से। तो ये जो नया सीखना चाहते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग की पूरी प्रोसेसिंग को जो लोग समझना चाहते हैं, उनको शुरुआत में ऐसी किताबों की आप हेल्प ले सकते हैं। ये आपको बहुत आपके लिए बहुत मददगार रहेगा। दूसरा, काफी सारी दूसरी ऐसी बुक्स भी हैं जो हेल्पिंग बुक्स आपके लिए साबित हो सकती हैं स्क्रिप्ट राइटिंग को लेके। मनोहर श्याम जोशी जी की कुछ किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं 1-2 साल में, राजकमल प्रकाशन से हैं।
जो पूरी तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग पर बात करती है। तो इस तरह की बुक्स, इस तरह की चीजें आप शुरुआत में पढ़ें, कम से कम जो न्यू कमर्स हैं वो इससे शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद फिल्म देखना, वो एक बहुत बड़ा अपने आप में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, फिल्म्स लिखना चाहते हैं, तो जाहिर है कि आपको फिल्म देखना बहुत अच्छा ही लगता होगा, तभी आप उस फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहते हैं खुद को। तो आपको जितना ज्यादा हो सके फिल्म्स देखना चाहिए, ना सिर्फ भारत की, इनफैक्ट वर्ल्ड सिनेमा को लेकर वर्ल्ड लिटरेचर जितना हो सके पढ़ना चाहिए। ये सब चीजें बहुत ही जैसे अभी हम जो वर्कशॉप की बात करें, ये सब मुझे लगता है पर्सनल एक वर्कशॉप की तरह किसी के लिए भी काम करती हैं और आपको बहुत ज्यादा सिखाती हैं। जी जी जी। गजेंद्र सर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। सर प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए सर। चैतन्य तमाणे की बात मैं कर रहा था। तो चैतन्य तमाणे जो हैं, आप लोगों ने कोर्ट फिल्म देखी होगी। कितने लोगों ने देखी है कोर्ट फिल्म, जो एक मराठी फिल्म बतौर मराठी फिल्म कही है, लेकिन उसमें गुजराती भी थी, हिंदी इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस थी, लेकिन मुख्य मुख्य तौर पे उसमें मराठी फिल्म माना जाता है उसे। तो इसका मैं एक प्रोसेस आपको बताने के लिए कि कैसे हम आइडिया को एक कहानी के अंदर फिट करते हैं, इसलिए उदाहरण देना चाहता हूँ कि आइडिया उसका ये था कि वो कोर्ट के प्रोसीजर्स पर एक फिल्म बनाना चाहता था कि हिंदुस्तान में जो जस्टिस जिस तरीके से डिले होता है, कोर्ट का सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो एक तरीका तो ये था कि वो डॉक्यूमेंट्री बना लेता उसकी। तो डॉक्यूमेंट्री, या तो आप डॉक्यूमेंट्री बना लें और या फिर आप उसे फीचर फिल्म या एक फिक्शन की शक्ल देना चाहते हैं, तो उस आइडिया को आपको एक स्टोरी के अंदर पिरोना पड़ेगा। तो कोर्ट के प्रोसीजर पे चैतन्य तमानी ने जब तय किया कि मुझे बनानी है फिल्म, तो उसने तभी उसको एक अखबार में एक दिन उसने पढ़ा कि एक किस तरह एक लोक गायक को, एक जन गायक को महाराष्ट्र पुलिस ने अरेस्ट किया है, सिर्फ इसलिए कि उसने एक दिन पहले कोई गीत गाया था जिसमें उसने कहा था कि जो सैनिटरी वर्कर्स होते हैं बॉम्बे में, जो मैन होल के अंदर उतरकर और सीवर्स क्लीन करते हैं, उनकी दुर्दशा पर उसने एक जनगीत गाया था किसी सभा में। और उस गीत में कुछ ऐसा जिक्र था कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि तुम मर जाओ। और वो एक वर्कर की डेथ हुई अगले दिन, मैनहोल वर्कर की। तो पुलिस ने इन दोनों घटनाओं को कनेक्ट करते हुए कि ये आदमी उस दिन उस जनसभा में था और इस जन गायक का गीत सुनकर इसने, ये मरा नहीं है, इसने सुसाइड किया है। और उसको अरेस्ट करके और उसके बाद पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं जो भी हैं, कि कैसे सिस्टम उससे डील करता है उस बंदे से। तो पूरी कहानी उसने फिर इस आइडिया पे डेवलप करी और एक फिक्शन डेवलप किया पूरा। तो एक आइडिया था और उसके जरिए उसने पूरा हाउ डज अ कोर्ट वर्क इन इंडिया, कोर्ट कैसे इंडिया में काम करती है, हमारी अदालतें कैसे काम करती हैं, कैसे जजेस का बिहेवियर होता है, कैसे पुलिस सिस्टम वर्क करता है, ये सारी चीजें फिर उसने कोर्ट फिल्म में दिखाई। तो ये एक उदाहरण है कि आपको जब आइडिया आता है तो कैसे आप उसको कहानी के अंदर आप पिरो सकते हैं। फिर जैसे अभी निवेदिता जी ने कहा कि आप लोग स्क्रिप्ट पढ़िए। मैं, जो भी आदमी फिल्म बनाना चाहता है, मेरी पहली सलाह ये होती है कि जैसे उन्होंने तो खैर अनुभव सिन्हा की फिल्म का जिक्र किया, शायद आर्टिकल 15 की स्क्रिप्ट अवेलेबल है, मुल्क की भी है उनकी, वो पब्लिश भी हो चुकी हैं सारी स्क्रिप्ट्स। तो वो तो आप पढ़ ही सकते हैं और वो हिंदी में और है। अगर आपको थोड़ा अंग्रेजी में समस्या है तो आप हिंदी में उन स्क्रिप्ट्स को पढ़ सकते हैं और हिंदी में स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है ये भी उससे समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी में अगर आपका हाथ अच्छा है तो आपको मदद मिलेगी वो निश्चित रूप से, क्योंकि आजकल क्या है कि स्क्रिप्ट लिखने के बाद जो आप पिचिंग करते हैं स्टूडियोज को या प्रोडक्शन हाउस को, तो वो लोग अंग्रेजी में स्क्रिप्ट मांगते हैं। तो वहाँ थोड़ी सी आपको अपने किसी मित्र से, हो सकता है कि अगर आपका हाथ साफ नहीं है तो अनुवाद करवाना पड़ेगा उसका। लेकिन अगर आप फिल्म बनाना चाहते हैं और आपके पास प्रोड्यूसर्स हैं ऑलरेडी, तो फिर आप हिंदी में भी स्क्रिप्ट लिखेंगे, किसी भी भाषा में लिखें चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मैं बात कर रहा था, ये कि अपने हर स्टूडेंट को स्क्रीन राइटिंग की बात होती है, वहाँ कहता हूँ कि हॉलीवुड की स्क्रिप्ट्स फ्रीली अवेलेबल हैं।
इंटरनेट पर एक से एक क्लासिकल फिल्म्स की स्क्रिप्ट है। वो स्क्रिप्ट्स आप हॉलीवुड किसी भी स्क्रिप्ट इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए और उन स्क्रिप्ट्स को पढ़िए। अगर अंग्रेजी लिखने में दिक्कत है, पढ़ने में आसानी है, तो आप पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से समझ आएगी कि स्क्रिप्ट की अपनी भाषा क्या है, कितना डिटेल आपको देने की जरूरत है एक स्क्रिप्ट के अंदर। क्योंकि स्क्रिप्ट, अब मैं उस पर आता हूँ इसी बात से कि एक स्क्रिप्ट और कहानी में क्या फर्क होता है। या कहानी में कल्पना, लेखक की कल्पना की कोई सीमा नहीं है, वो कुछ भी लिख सकता है, उसमें जो वो सोच रहा है वो लिख सकता है, विस्तृत उसमें जा सकता है, वो डिटेल्स में जा सकता है। लेकिन स्क्रिप्ट उससे बिल्कुल अलग है। स्क्रिप्ट में आप वही लिखोगे जो पर्दे पर कैप्चर किया जा सके, जिसे घटित किया जा सके, जो एक्शनेबल फॉर्म में हो। क्योंकि कल्पना में जो है वो कल्पना आप क्रिएट नहीं कर सकते स्क्रिप्ट में, सिनेमा पे वो आपके दिमाग में क्रिएट हो सकती है कहानी पढ़ते वक्त, लेकिन उसको मूर्त रूप देने के लिए उसे कैमरा के सामने आपको घटित करना पड़ेगा। और जो घटित होगा वो आपको लिखना पड़ेगा सिंपल सादा शब्दों में। उसमें कोई भाषाई जादूगरी की भी जरूरत नहीं है वहाँ, जो आसानी से समझ में आए वो भाषा। और स्क्रिप्ट की भाषा जो है वो ग्रामर के हिसाब से एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म जो होती है, आप लोगों ने सभी ने स्क्रिप्ट लिखी भी होंगी और पढ़ी भी होंगी, तो वो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं बेसिकली ग्रामर का। उसी में ही स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं। जबकि कहानी भाषा के तौर पे, शिल्प के तौर पे अलग अलग रूप ले सकती है। उसमें लेखक को वो वर्तमान में आ सकता है, भविष्य में जा सकता है, पीछे पास्ट अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर सकता है वो। तो वो वहाँ उसको फ्रीडम है। लेकिन स्क्रिप्ट में ये फ्रीडम नहीं है। स्क्रिप्ट एक डॉक्यूमेंट है। स्क्रिप्ट एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर फिल्म बनेगी, उस फिल्म को शूट किया जाएगा। तो जो कैमरा के सामने फिजिकली जिस चीज को इनेक्ट नहीं किया जा सकता हो, वो चीज स्क्रिप्ट में नहीं आएगी, वो नहीं लिखी जानी चाहिए उसमें। तो ये तो एक भाषाई तौर पर और एक टेक्निकल चीज हो गई। बाकी जो चीजें हैं स्क्रिप्ट के लिए, वो चीजें कुछ कहानी पे भी लागू होती है कि कहानी कैसे आप डेवलप करेंगे। तो इसमें निवेदिता जी आप थोड़ा सा बताएं कि कहानी डेवलपमेंट पे लेकर जो है, अब आप आगे इस बात को बढ़ाओ कि कैसे हम इसको ले जा सकते हैं। जी 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 निवेदिता जी, मेरा एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि एक स्टोरी से स्क्रीन प्ले कैसे बनाया जाए। कहानी सबके पास होती है, किसी ने भी कोई भी कहानी सोच सकता है, देख सकता है, लेकिन उसको एक फिल्म के लिए एक स्क्रीन प्ले, एक स्क्रिप्ट रेडी कैसे की जाए, ये इसकी प्रोसेस के बारे में प्लीज बताएं आप। स्टोरी, जैसा कि सर कह रहे थे कि स्टोरी एक बहुत मतलब पहला एक फर्स्ट आइडिया या जो भी है उसको आप कह सकते हैं कि आपका स्टोरी आइडिया है। उसके बारे बाद में आप एक कहानी लिखते हैं, फिर स्क्रीन प्ले उसका बहुत डिस्क्रिप्टिव, एक बहुत डिस्क्रिप्टिव और एक विस्तृत रूप है, जिसमें कि छोटी छोटी डिटेल्स भी बहुत शामिल होती हैं। और दूसरा ये कि कहानी के बाद जब स्क्रीन पे आप लिखते हैं तो उसको आपको ये देखना पड़ेगा कि लिखने को तो आप लिखने में बहुत आसान होती है कुछ चीजें, क्योंकि आपको सिर्फ एक पेन और एक पेपर चाहिए जिसपे आप कुछ भी अपने इमेजिनेशन के हिसाब से, अपने आइडियाज के हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन जब आप उसको स्क्रीन प्ले के फॉर्म में या शक्ल में लेकर आते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप लिख रहे हैं उसको विजुअली कैसे दिखाया जाएगा। तो उसको उस दिखाने के प्रोसेस में आपको उसकी डिटेलिंग, जैसे कि सपोज कोई एक सीन आपने लिखा है कि एक लड़का और लड़की हैं और पीछे एक कमरे में वो बैठे हैं। तो जब आप स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं तो आपको उस कमरे के बारे में, यहाँ तक कि उस कमरे के पीछे, सपोज मैं जिस कमरे में बैठी हूँ उसके पीछे पर्दा किस रंग का होगा, दोनों जब बात कर रहे हैं तो क्या उनके सामने टेबल रखी है, आसपास सराउंडिंग्स में क्या क्या प्रॉप्स होंगे, इस तरह की डिटेलिंग्स पे आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए स्क्रीन प्ले एक बहुत ही काफी मतलब मुझे लगता है कि बहुत मेहनत और बहुत ध्यान से आपको करना होता है, काफी वक्त भी लेता है। इसीलिए ऐसा होता है कि कहानी आप बहुत कम वक्त में लिख देते हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले लिखने के लिए आपको काफी वक्त चाहिए। और जैसा कि मैं कह रही थी कि अगर आप स्क्रीन प्ले के प्रोसेस को समझना चाहते हैं, खास करके जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हैं, न्यू फिल्म मेकर्स जो इस फील्ड में खुद के कैलिबर को, कैपेसिटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप पढ़ने से शुरुआत जरूर करें। सबसे पहले आप दूसरों के स्क्रीन प्लेस को पढ़ें, बहुत सारी फिल्म्स देखें। ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी कि
बहुत आप खुद उस चीज को समझ पाएंगे कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले कैसे एक दूसरे से दोनों अलग होते हैं, कितनी आपको मेहनत की जरूरत है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। ये भी एक होता है कि आप पर्सनली आपको क्या लिखना पसंद है। कई बार ऐसा होता है कि आपने स्टोरी लिख ली लेकिन स्क्रीन प्ले लिखते वक्त आप बहुत सारी जगहों पे बहुत अटक रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। तो उस बारे में आप लोगों से बात करें, आपके जो भी जिनको आप एक्सपर्ट्स मानते हैं, जिनकी एडवाइस या डिस्कशंस आपको लगता है कि जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको उनसे उस आइडिया को लेकर बार बार बात करनी चाहिए। जितने लोग आपके आसपास हैं जो इस चीज को समझते हैं, थोड़ा इवॉल्व है इस फील्ड में, तो आपको उनसे अपने आइडियाज को, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बहुत जरूरी है आई थिंक। और आपको बार बार पूछना चाहिए कि उनको कहानी कैसी लग रही है, क्या कहानी पर्दे पर आएगी तो उनको लगता है कि ये एक इंटरेस्टिंग कहानी होगी। बार बार अपने आप से ये पूछें, आप दूसरों से ये पूछें अपने इर्द गिर्द, और फिर आपको लगता है कि हाँ सचमुच बहुत अच्छी कहानी है, इसका स्क्रीन प्ले लिखा जा सकता है, तो आपको उस पर मेहनत शुरू करनी चाहिए। और बहुत सारी पटकथा लेखन की किताबें हैं, स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग पर बहुत सारी किताबें हैं, उनसे आप शुरुआत करें, आई थिंक सो। जी, तो आपसे एक और क्वेश्चन है कि एक कैरेक्टर को कैसे बिल्ड किया जाए। मतलब एक आपने पात्र इंट्रोड्यूस किया, अब उसको कैसे बिल्ड किया जाए उसके बारे में कुछ बताएं। इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट तो नहीं आप बता सकते हैं कि पात्र को बिल्ड कैसे किया जाए। सबसे पहले तो आपके दिमाग में जरूर वो उस पात्र के बारे में आपने बहुत सोचा होगा जब आप लिख रहे होंगे कि ये पात्र कैसा है, क्या सोचता है, कैसा दिखता है, कैसा बोलता है। और स्पेशली अगर जैसा मैंने कहा कि अगर आप स्क्रीन प्ले उस पर लिख रहे हैं या विजुअली उस पर कुछ बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको उस पात्र के बारे में छोटी से छोटी चीज बहुत ही श्योरली पता होनी चाहिए। आप डाउट्स में या आधे अधूरे जानकारी के साथ उस पात्र को पूरी तरह से नहीं गढ़ सकते, अदरवाइज जस्टिस नहीं हो पाएगा पात्र के साथ। और वो कच्चापन बहुत बार इसीलिए हमें कुछ फिल्म्स में नजर आता है कि हमें लगता है कि यार ये कैरेक्टर बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। तो आप उस पात्र को बहुत सारा वक्त दें, तो जल्दबाजी में ना लिखें, मुझे लगता है लिखने के लिए ना लिखें कि बस मुझे लिख देना है फटाफट 15 दिन में या 2 महीने में। अगर आपको लग रहा है कि आपको टाइम चाहिए तो टेक योर एम्पल ऑफ टाइम, उस काम को, उस कैरेक्टर को वक्त दें, उसके बारे में खुद अकेले में सोचें, ठहराव लेकर सोचें कि इस कैरेक्टर के और क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ये कैसे बात करता होगा, कैसे लिखता होगा। अभी जैसे कुछ दिनों पहले यहाँ पीएलएफ के ही एक सेशन में मैं एक बहुत अच्छे राइटर हैं उनको सुन रही थी, तो वो एक चीज कह रहे थे कि जब वो लिखती हैं, कोई कैरेक्टर गढ़ती हैं, तो वो उसके साथ बिल्कुल एक हो जाती हैं उस कैरेक्टर के साथ। वो उस कैरेक्टर में और खुद में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती हैं कई बार। तो मुझे लगता है कि चलो उस इंटेंसिटी से आप किसी कैरेक्टर को जब फील करते हैं कि तो ही आप उतना खूबसूरत कैरेक्टर एक मोल्ड या बिल्ड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तो आप बहुत सारा वक्त दें, जल्दबाजी में ना लिखें, बहुत तसल्ली से, ये क्योंकि स्क्रीन प्ले राइटिंग छोटा काम नहीं है, बहुत लंबा वक्त मांगता है। तो आपको जितना भी वक्त चाहिए उसके लिए अच्छे से आप वक्त लेकर लिखें। अपने आसपास जो लोग इसको समझते हैं उनसे डिस्कस करें, एक्सपर्ट से डिस्कस करें, उसके बाद उस तरह से कैरेक्टर को बिल्ड करते जाएं। जी जेडी, मैं निवेदिता आगे बढ़ाता हूँ। जो उन्होंने बातें कही मैं आपको अपनी तरफ से कुछ और इनपुट देता हूँ मैं इसमें। उस पे आने से पहले आपने कैरेक्टर्स के लिए पूछा था कि, लेकिन उसके पहले मैं जो ज्यादा जरूरी चीज है उस पर आना चाहता हूँ कि किसी भी कहानी को आप सिनेमा के लिए चुनते हैं, एक स्टोरी के अंदर एसेंशियल्स क्या हैं, व्हाट डू यू लुक इन स्टोरी, आप कहानी में क्या ढूंढते हैं जब आप फिल्म बनाने का निर्णय लेते हैं। तो मेरे हिसाब से है वो है कि उसके अंदर एक तो की या सेंट्रल प्लॉट होना चाहिए कि जो बेसिकली आपकी कहानी की मुख्य घटना क्या है, वो बहुत जरूरी है कि किस घटना पर आपकी कहानी पूरी रिवॉल्व कर रही है, आपके कैरेक्टर्स उस घटना से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो वो मुख्य घटना का होना जरूरी है। जैसे कि कसाई में था, कसाई जब मैंने पढ़ी तो उसमें एक मुख्य घटना थी कि एक बेटे का अपने बाप के द्वारा मारा जाना, बेसिकली, जो कि अपने आप में एक अनयूजुअल घटना है। ये आप किसी को भी कहेंगे तो वो पहली बार चौंकेगा कि यार ये वाकई में एक बाप के हाथों एक बेटे की हत्या हो जाती है, और फिर उसकी माँ का रिएक्शन, उसकी माँ के सामने, और फिर माँ का
माँ की जद्दोजहद की कैसे उसको न्याय दिलाए, क्योंकि परिवार अब उस क्राइम को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक जो 2 लाइन है, 2 लाइन में कहानी का पूरा सार है, जिसके अराउंड पूरी कहानी रिवॉल्व करती है। तो ऐसी केंद्रीय घटना को आप देखिए किसी भी कहानी में, और अगर आप खुद लिख रहे हैं तो ऐसी केंद्रीय घटना उसमें होना जरूरी है। दूसरा कि जो किरदार हैं उसमें वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होने चाहिए। कैरेक्टर्स कौन से इंटरेस्टिंग होते हैं? जो नॉर्मल नहीं होते। आप और हम आम जिंदगी में जिनसे मिलते हैं वो सिनेमा के लिए कैरेक्टर्स नहीं है, वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स नहीं। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में हमेशा कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी होगी। या तो वो इम्पल्सिव होगा, गुस्सेबाज होगा, एग्रेसिव होगा, या फिर बिल्कुल डरपोक होगा, लूजर होगा, भाग जाने वाला होगा सिचुएशन से। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कैरेक्टर, आपकी कहानी क्या है, उसके हिसाब से उस किरदार में ये कुछ ना कुछ अजीब होना जरूरी है। एक साधारण किरदार है तो वो आपकी कहानी के लिए या आपके फिल्म के लिए वो अच्छा किरदार नहीं साबित होगा, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग तभी होगा जब वो कुछ अनयूजुअल करेगा, उसके रिएक्शंस डिफरेंट होंगे जब आम आदमी से। तो एज ए राइटर आपको अपने तरीके से नहीं, जैसा निवेदिता जी ने कहा कि आपको किरदार की तरह सोचना पड़ेगा, किरदार को अपने अंदर लाना पड़ेगा, फिर उसकी तरह सोचना पड़ेगा। आप अपनी तरह सोचोगे तो आपके सारे किरदार एक जैसे लगेंगे। वो अगर ऐसा है तो वो कहानी वहीं पिट जाएगी। हर किरदार अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन लिखना आप ही को है। आपकी कहानी के 5 किरदार हैं, आपको 5 किरदार अलग अलग बनना पड़ेगा और उनकी तरह सोचना पड़ेगा, तब आप उनमें वो बात लेके आओगे। फिर ये कि कहानी के अंदर कुछ प्लॉट पॉइंट्स भी होने चाहिए, इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट्स जिनको हम बोलते हैं। बेसिकली प्लॉट पॉइंट्स वो भी घटनाएं हैं, कुछ इंसिडेंट है या कोई वाकया है जो हम कहानी में घटता है और उससे कहानी एक टर्न लेती है, उसे हम प्लॉट पॉइंट कहते हैं। फिर दूसरा, कहानी के अंदर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली हम ड्रामेटिक्स में, अगर आपने थियोरी में पढ़ा होगा तो बिना स्ट्रक्चर के कोई कहानी या कोई फिल्म नहीं बन पाती है। 3 एक्ट स्ट्रक्चर जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा उसके बारे में। तो उसमें ये कि पहली जो एक्ट है वो सेटअप है, जहां हम हमारे किरदारों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या जो भी है वो एक्ट 1 कहलाता है। उसके पहले बिगिनिंग हो सकती है। बिगिनिंग आपकी फिल्म का कोई भी हिस्सा हो सकता है जो जिससे आपने अपनी कहानी या फिल्म शुरू की है। लेकिन एक्ट 1 प्राइमरली सेटअप है कि आप अपनी कहानी का माहौल सेट कर रहे हो कि किस लोकेशन में वो फिल्माई जाए, किस लोकेशन में वो कहानी घट रही है, फिल्माई जा रही नहीं, मैं गलत बोल गया, घट रही है, किस कालखंड में वो है। तो वो सारा आप उसमें तय करते हो। दर्शकों को पता लग जाता है सेटअप में कि वो क्या देखने वाले। फिर एक केंद्रीय घटना हो घटती है जो आपका प्लॉट पॉइंट 1 होता है, जहां से कहानी ट्विस्ट लेती है, जहां से आपके लीड प्रोटैगनिस्ट को मकसद मिलता है कि अब उसे क्या पाना है, क्या करना है उसे। वो एक्ट 2 है जो कि सबसे बड़ा हिस्सा होता है किसी भी कहानी या फिल्म का। उसमें आपके किरदार को अब चैलेंज मिल गया है बेसिकली, या उसको पता लग गया है कि उसे ढूंढना क्या है, लेकिन कैसे करना है, कैसे ढूंढना है, ये उसे नहीं पता है अभी। वो जब करेगा तो सिचुएशंस होंगी जो उसको रोकेंगी उसको मकसद को पाने में। तो वहां एक कंफ्लिक्ट भी, कन्फ्रंटेशन भी होगा। वो एक्ट 2 होता है बेसिकली। और फिर अंत में एक सेकंड प्लॉट पॉइंट 2 जो आता है, वो ऐसी घटना है जो आपके लीड प्रोटैगनिस्ट को सोल्यूशन दिखा देती है कि वो जो पाना चाहता है वो उसे ऐसे मिलेगा। वहां से आपका थर्ड एक्ट शुरू होता है, जो कि बेसिकली जिसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं, जहां आपका ग्राफ चढ़ने के बाद उस पॉइंट से उतरना शुरू होता है वापस नीचे। वो एक्ट 3 होता है। तो ड्रामेटिक्स में भी जैसे यही है कि हम अरिस्टोटल की थियोरी ले लो या कुछ भी ले लो, उसमें यही है कि पर्पस है या पीटी है, उसके जरिए हम एक इमोशन इवोक करते हैं। उस इमोशन, आपके लीड प्रोटैगनिस्ट को जो भी चैलेंजेस मिल रहे हैं, चाहे वो प्रताड़ित हो रहा हो या झगड़ स्ट्रगल कर रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, आप वो देखते हैं। और अंत में वो उसे कोई सोल्यूशन मिलता है, वो रेजोल्यूशन पे जाता है, वहां से वो जीतता है या हारता है, वो आपके ऊपर है। बतौर लेखक आप अंत क्या रखना चाहते हैं आपके ऊपर है, लेकिन क्लाइमैक्टिक पॉइंट जो है वो बेसिकली आपका एक्ट 3 है। तो 3 एक्ट स्ट्रक्चर निकल के ड्रामेटिक थियरी से आया है कि जिसपे हम हमारी कहानी को भी बेस कर सकते हैं और हमारी फिल्म को भी बेस कर सकते हैं।
तो ये तो एक ओवरऑल वो हो गया, लेकिन इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है, आपका जो लीड प्रोटैगनिस्ट है फिल्म के लिहाज से बहुत जरूरी है कि उसके पास आपको उसकी ड्रामेटिक नीड डिफाइन करनी पड़ेगी। ड्रामेटिक नीड अगर आपके मुख्य किरदार के पास नहीं है तो आपकी कहानी में लोचा रह जाएगा, आपकी स्क्रिप्ट कमजोर रह जाएगी। तो प्रोटैगनिस्ट के सामने जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, वो आसान नहीं होना चाहिए, वो आसानी से मिलना भी नहीं चाहिए उसको। तो वो मुश्किलें बतौर लेखक आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी उसमें, कि आपका प्रोटैगनिस्ट आसानी से अपने मकसद तक नहीं पहुंच सके। तो जितने चैलेंजेस आप उसके सामने थ्रो करोगे, चाहे वो उसके इंटरनल हो सकते हैं, उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, उसके खुद के डीमंस हो सकते हैं जो उसे रोकते हैं आगे बढ़ने से, या कोई विलन है आपके किरदार में, या सोसाइटी है, या समाज है, विलन कोई भी हो सकता है, तो वो उसे रोक रहे हैं अपने मकसद तक पहुंचने में, वो उन सबसे लड़ रहा है। तो बेसिकली वो सारा पार्ट, तो वो ड्रामेटिक नीड जो है वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जी सर। अब बस मैं 5 मिनट में एक वो आपकी सवाल का जवाब और दूंगा कि किरदार को कैसे डेवलप करें। बहुत कुछ निवेदिता जी ने बता दिया था, लेकिन मैं उसमें एक और चीज ऐड करूंगा आप लोगों की सहूलियत के लिए, कि जब भी आप किरदार, जो आपका लीड प्रोटैगनिस्ट है, सबसे पहले उस पर फोकस करें, फिर बाद में अपने आप सेकेंडरी कैरेक्टर्स पे जाएं। लेकिन लीड प्रोटैगनिस्ट के लिए जब आप अपने कैरेक्टर को डेवलप कर रहे हैं तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कि उसकी प्राइवेट लाइफ क्या है, उसकी पब्लिक लाइफ क्या है, और उसकी प्रोफेशनल लाइफ क्या है आपके किरदार की। जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ है वो ये है कि वो क्या काम करता है, क्या जॉब करता है, क्या धंधा करता है, उससे उसकी पर्सनैलिटी निकल के आएगी। क्या वो आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या वो कोई ठेकेदार है, या वो कोई मजदूर है, या रिक्शा चालक है, या टैक्सी ड्राइवर है। तो यहाँ से, या तो कोई दुकानदार है, कपड़े बेचने का काम करता है, या दवाई बेचने का काम करता है। तो ये उसकी प्रोफेशनल लाइफ जब आप तय करोगे तो वो किस तरह उठता है, बैठता है, बात करता है, वो भाषा आपको मिलेगी। अगर आपका प्रोटैगनिस्ट अगर एक दुकानदार है तो आपको दुकानदार को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि दुकानदार अपने कस्टमर से कैसे बात करता है, क्योंकि वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा है। तो वो आपकी कहानी में जब आप लाओगे तो उसकी लैंग्वेज में ऑथेंटिसिटी आएगी, वो किस तरीके से बात करता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, ये सारी चीजें उसकी प्रोफेशनल लाइफ से निकल के आएंगी। प्राइवेट लाइफ क्या है? प्राइवेट लाइफ वो है कि जब वो अकेला होता है तब क्या करता है, जब अपने घर चला जाता है, लौट जाता है, जब वो अकेला होता है, मतलब अकेला का मतलब फैमिली वाले भी साथ में नहीं है उस समय उसके, वो अकेला, जैसे कि घर में कोई नहीं है तो क्या करता है, वो टीवी देखता है, या उसे क्या देखना पसंद है, वो गाने सुनता है, या वो कोई अपना वीडियो गेम खेलता है, या वो गुनगुनाता है, गाने गाता है। तो ये उसकी प्राइवेट लाइफ हो जाएगी। सोने से 15 मिनट पहले वो क्या क्या चीजें सोचता है, वो क्या करता है, तो ये सारी चीजें उसकी प्राइवेट लाइफ का हिस्सा हो जाएंगी। क्योंकि वो, तो आपका किरदार जब अकेला होगा उससे आपको मदद मिलेगी उसको लिखने में। तीसरा उसका ये कि पब्लिक लाइफ है बेसिकली। अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ में एक चीज और आ जाती है। प्रोफेशनल लाइफ में वो आ जाती है कि अपने कोलीग्स से कैसे बात करता है, कोलीग्स के साथ उसके कैसे संबंध हैं, वो चिड़चिड़ा है, प्यार से बात करता है, सबसे मुस्कुरा के बात करता है, या हमेशा उसकी भवें तनी रहती है, हमेशा फ्राउन रहता है उसका सिर, या जब देखो हर आदमी पे चिढ़ता है। तो ये सारी चीजें निकल के आती हैं उस किरदार में आप। तीसरा ये कि अब उसका जो पब्लिक लाइफ है, पब्लिक लाइफ का मतलब ये होगा कि वो अपने दोस्तों के साथ कैसा है, और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ उसके कैसे संबंध हैं। जब वो घर पे होता है, जब अपनी पत्नी के साथ होता है, उसकी पत्नी से उसके कैसे संबंध हैं, या अपनी प्रेमिका से उसके कैसे संबंध हैं, या उसके बच्चे हैं तो उसके बच्चों से उसके कैसे संबंध हैं, वो बच्चों से कैसे बर्ताव करता है। तीसरा जो ये है कि उसके दोस्त, फिर पब्लिक लाइफ में जो दूसरा एस्पेक्ट है वो दोस्तों का है, कि वो अपने दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करता है, कैसे अपना शाम का समय स्पेंड करता है। किसी बार में जाता है, 2 ड्रिंक लगाता है दुकान बंद करके, या नौकरी से निकलता है तो दोस्तों के साथ जाके कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाता है, या कुछ टाइम पार्क, पब्लिक प्लेस में या पब्लिक पार्क में जाकर बेंच पे बैठना अच्छा लगता है उसको किसी दोस्त के साथ। तो ये सारी ये जो 3 एस्पेक्ट हैं उसके,
प्राइवेट, पब्लिक एंड पर्सनल लाइफ, ये अपने किसी भी किरदार की आप जब एक्सप्लोर करेंगे तो पूरा किरदार आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आपको नजर आने लगेगा। फिर आप कई लोगों को ऑब्जर्व करोगे कि मेरे से एक किरदार को बनाने के लिए मुझे 10 लोगों को ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे उठते बैठते हैं। तो आपके किरदार का चलने का, बात करने का लहजा, वो सब निकल के आएगा। फिर बाकी तो किस शहर में रहता है, किस इलाके में रहता है, वहां से भी आपको मदद मिलेगी। आप ज्योग्राफी पहले तय करोगे अपनी कहानी की, कि किस ज्योग्राफी में आपकी कहानी घटित हो रही है, उसी हिसाब से उसकी भाषा और बहुत सारी चीजें वहां से भी निकल के आएंगी। तो ये, और दूसरा, किरदार के, हर किरदार के दो हिस्से होते हैं जब आप कहानी में लिखते हो। एक वो किरदार जब से पैदा हुआ तब से लेकर उस कहानी के शुरू होने तक वो क्या है, और कहानी के शुरू होने से लेकर आपकी कहानी के अंत तक वो क्या है। ये उसकी जिंदगी के दो हिस्से हैं जो आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। तो जो पैदा होकर आपकी कहानी के शुरू होने तक का जो हिस्सा है, वो उसकी पूरी हिस्ट्री है आपके किरदार की, कि उसका बचपन कहाँ बीता, वो किन परिस्थितियों में पैदा हुआ, उसके माँ बाप कौन थे, उसके माँ बाप क्या करते थे, उनके माँ बाप के आपस में संबंध कैसे थे, उसके भाइयों के आपस में संबंध क्या थे, उसकी समाज में उसको किस परिवेश में रहता था, कच्ची बस्ती में रहता था या किसी हाई एंड अपार्टमेंट में रहता था, या किसी बड़े शहर में रहता था, या किसी गांव में रहता था। तो वो जो उसकी लाइफ है, इसको हम बेसिकली उसकी इंट्रिंसिक जर्नी बोलते हैं, कि उसकी आंतरिक यात्रा क्या रही है आपकी कहानी शुरू होने से पहले तक। वो आपको इंसाइट्स देगी कि वो आपका किरदार क्या है बेसिकली। और फिर दूसरा हिस्सा ये है, जो कहानी घटित होने से लेकर अंत तक है, वो आप पब्लिक के सामने या पाठक के सामने लेकर आ रहे हो उस जिंदगी को। तो वो डिपेंड करेगी उस हिस्ट्री पे जो आपने पहले तय करी है, उसके जन्म से लेकर कहानी शुरू होने से पहले तक की। क्योंकि अब जो घट रहा है वो आपकी कहानी में फिर आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी, कि अब वो किरदार कैसे सोचता है, कैसे उठता है, कैसे बात करता है, कैसा उसका व्यवहार है, ये सब चीजें वहां से निकल के आती हैं। तो प्राइमरली ये चीजें महत्वपूर्ण है जब भी आप किसी किरदार को या अपनी कहानी को जी सर। विकसित कर रहे हो। हाँ जी सर। निवेदिता जी, अब आप आगे बात बढ़ाएं, तो एक मिनट या सर। अगला सवाल आप पूछें, फिर वो निवेदिता जी उस सवाल को जी लेंगे। सर। तो हाँ, मेरे पास तो बहुत सारे सवाल है, और क्योंकि एक वर्कशॉप है ये, तो इस वजह से बहुत डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं आपके भी, और बहुत अच्छा जवाब दिया सर आपने और निवेदिता जी ने। मैं अब, जो हमारे साथ युवा साथी जुड़े हुए हैं, मानस, अ, कोई सवाल है आपके पास? मैं उनसे एक बार पूछ लेता हूँ। नहीं, अभी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो कोई आपके? सवाल नहीं है। हम्म। तो ठीक। ईशा, आपके पास? हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं पीएलएफ और ईशमधु तलवार जी एंड प्रेमचंद सर की बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस साहित्यिक मंच पर बोलने का मौका दिया, और गजेंद्र सर और निवेदिता जी से कुछ चंद सवालात करने का मौका दिया, तो उसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो जैसा कि मैं ये पूरे सेशन में सुन रही थी, तो सबसे मेन जो ये बात है, जैसा कि निवेदिता दी ने कहा और गजेंद्र सर ने कहा, कि एक फ़िल्म के लिए सबसे पहले एक स्टोरी की बहुत ज़रूरत होती है। तो मेरा सवाल गजेंद्र सर से ये है कि जैसे अगर हम उनकी फ़िल्म देखें कसाई, तो कसाई की जो स्टोरी है वो चरण सिंह पथिक ने लिखी है, और उसका जो स्क्रीन प्ले है वो गजेंद्र सर के द्वारा लिखा गया है। और अगर हम बात करें, जैसे थोड़ा हम पिछले दौर में जाते हैं, तो जैसे हम देखेंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु की एक 2.5 पन्ने की कहानी है, जिसका नाम है तीसरी कसम। तो उस कहानी को लेकर बासु चैटर्जी ने 1966 में एक फ़िल्म बनाई थी, तीसरी कसम नाम से। तो मैं कह रही थी कि जैसे हम ताज़ा एग्ज़ाम्पल देखें संजय लीला भंसाली का, तो उनकी एक फ़िल्म आने वाली है, गंगूबाई काठियावाड़ी। उसका टीज़र मैंने हालिया देखा था। तो वो जो फ़िल्म है वो हुसैन ज़ैदी की एक किताब है, माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई। तो उसके एक चैप्टर से ली गई है। तो मेरा ये सवाल फिर निवेदिता जी आप बताएँ ज़रा, कि हम एक 2.5 पन्ने की कहानी को फ़िल्म का रूप किस तरह से दे सकते हैं? और क्या-क्या उसमें जो जटिल प्रक्रिया होती है वो किस तरह की? आप थोड़ा बताएँ। सबसे पहले मुझे लगता है ईशा कि इसमें यही बात है, जैसा कि हम पहले भी इस बारे में बात कर रहे थे, कि स्टोरी आइडिया उसका फर्स्ट बेबी स्टेप है। बट उसका जो पूरा ट्रीटमेंट आप किस तरह से स्टोरी को देते हैं, कितने कैरेक्टर्स को आपको उसमें और इंट्रोड्यूस करना है,
जैसे कि इस चीज में अगर आप विशाल भारद्वाज का सिनेमा देखें तो मुझे बहुत ही मतलब आई फाइंड रियली दैट वेरी अमेजिंग, क्योंकि उन्होंने जब शेक्सपियर की कहानियों को अडॉप्ट किया फिल्म के लिए, तो आप सोचिए कि शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो ओथेलो पर उन्होंने ओमकारा बनाई या हैमलेट पर हैदर बनाई, तो उन्होंने कहानी बेसिक प्लॉट वहां से लिया, लेकिन उस कहानी को इंडियन वर्जन में जिस तरह से उन्होंने बनाया, स्पेशली ओथेलो का ओमकारा वर्जन अगर आप देखें तो बिल्कुल रस्टिक बैकग्राउंड में फिल्म बनाई, जबकि ओरिजिनल कहानी शेक्सपियर की है, जिसका बैकग्राउंड, बैकड्रॉप, कैरेक्टर्स के बहुत सारे कैरिकेचर्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल अलग अलग थी। तो इस तरह से आपको ये देखना पड़ेगा, स्टोरी आपने हो सकता है किसी किताब से ली हो, या हो सकता है कि 2.5 पेज की, क्या हो सकता है कि 5 लाइन की कोई बहुत छोटी सी स्टोरी हो, मंटो की किसी शॉर्ट स्टोरी से इंस्पायर होकर आप कोई फिल्म बनाना चाहते हो, लेकिन फिर आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आप कहाँ के लिए फिल्म बना रहे हैं। क्या ये कोई वेब सीरीज है, या 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, या फुल लेंथ फीचर फिल्म है 2-3 घंटे की। तो उस हिसाब से कितना कितना काम आपको करना है, और जैसा पहले भी हम इस पे बात कर रहे थे कि उसमें डिटेल्स में आपको बिल्कुल बारीकी से ये देखना होगा कि कैरेक्टर्स पर, स्टोरी के डेवलपमेंट पर, और डायलॉग्स पर स्पेशली आपको बहुत इंटरेस्टिंग लिखने होंगे। और डायलॉग्स लिखने में कई बार जहां से आप स्टोरी उठाते हैं उसमें हो सकता है कि कुछ बुकिश लैंग्वेज में डायलॉग्स हों, लेकिन जब आप सिनेमा के लिए फिल्म बनाते हैं, सिनेमा के लिए कुछ बनाते हैं, मासेस के लिए कुछ बनाते हैं, तो आप उनकी भाषा में जो सबको समझ में आए उस भाषा का इस्तेमाल आप करते हैं, चाहे आप उसको इंग्लिश कहें या कोई भी ऐसी लैंग्वेज, लेकिन जो कॉलिक्वियल हो, कॉन्वर्सेशनल हो, जो मासेस तक पहुंचे, ऐसी भाषा, ऐसे संवाद, ऐसी कहानी, ऐसे किरदार आप बुनते हैं। बाकी आई थिंक गजेंद्र सर इस पे और डिटेल्स में बता सकते हैं। ईशा का प्रश्न था सर कि एक किताब से जी सर, 2-2.5 पन्नों के ढाई पन्ने एक की जो एक हम स्टोरी जी फिल्म कैसे बने? कहानी लेते हैं, उसको हम एक जी 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 हाँ नहीं, मैं समझ गया। मैं मेरी दोनों फिल्में उसी तरीके की रही हैं जो शॉर्ट स्टोरीज थी बेसिकली, क्योंकि भोबर भी तीन हम्म। चार नहीं 7-8 की कहानी थी, और कसाई तो और भी छोटी थी, उसमें तो सिर्फ 6 पन्ने की कहानी थी वो। तो जब लेकिन ये कि हाँ, मैंने क्या कहा उसमें कि अगर बात कहानी छोटी या बड़ी होने का नहीं है, कहानी में आपको वो बात नजर आ जाए कि उसमें जो की प्लॉट है उसका अगर वो इंटरेस्टिंग है और किरदारों की संभावना है, जैसे कि मैं कसाई का उदाहरण दूं तो की प्लॉट मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग किरदार भी थे, क्योंकि एक तो वो लड़का, उसका लड़के का बाप एक इम्पल्सिव फादर जो पहले एक्ट करता है बाद में सोचता है, दूसरी तरफ उसका दादा यानी उस लखन तो उसके पिता का नाम है, और उसके पिता जो सरपंच हैं, जो दादा, जो पेट्रियार्क है परिवार का, वो उसका ऑल्टर ईगो है एक तरीके से, कि उसका गुस्सा उसके बेटे में नजर आता है। वो कूल दिखता है ऊपर से, लेकिन वो उम्र के साथ कूल हो गया बेसिकली, क्योंकि अब बुढ़ापा आ गया उसका, लेकिन उसका जो एग्रेशन है वो बेटे में ट्रांसफर हो गया। तो उसका बेटा जो गलत करता है तो उसका मन उसे कचोटता भी है अंदर ही अंदर, लेकिन वो उसे रोकता भी नहीं है। तो एक उस तरीके से कि वो आउटर अपीयरेंस तो सरपंच का है, और जो इंटरनल है सरपंच का, जो अंदर का एग्रेशन है वो उसके बेटे के रूप में नजर आता है बेसिकली। तो वो एक ऑल्टर ईगो, दोनों किरदार उस तरीके से नजर आते हैं। फिर तीसरा किरदार जो लड़के की माँ का है, जिसके सामने उसकी हत्या होती है, फिर माँ की जद्दोजहद की, परिवार जब उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा है क्राइम को, तो वो अपनी आवाज उठाती है वहां पर, वो अपनी तरफ से कोशिश करती है कि उसके बेटे को न्याय मिले, तो उसकी जद्दोजहद है। तो ये किरदारों में अगर आपको इतना कुछ मिल जाए करने को, तो आपको लगता है कि नहीं, इसमें हम विस्तार दे सकते हैं इसको। तो मुख्य कहानी में जहाँ उसकी माँ का उतना बड़ा वो नहीं है, एक्सेप्ट इन द क्लाइमैक्स, कि जब वो क्लाइमैक्स में एक्सप्लोड होती है, तो हमें लगता है कि पूरा हमारे पास पोटेंशियल है कि हम इस किरदार पे शुरू से काम करें, और भी इसको कंटेंट हम इसके अराउंड क्रिएट कर सकते हैं, इस माँ के किरदार के अराउंड। तो जी वो सर। हमने विस्तार दिया, सर थोड़ा सा उनकी एक प्रश्न। प्रेम कहानी को एस्टेब्लिश किया, तो उसमें हमें कुछ
तो इस तरह मतलब कहानी को, जो ईशा की बात थी कि कहानी को कैसे विस्तार दें, तो इस तरह किरदारों की छोटी छोटी उन बातों पे हम उन घटनाओं को, सिचुएशंस को क्रिएट करना ही स्क्रिप्ट राइटिंग है बेसिकली। जी सर, मेरा एक प्रश्न है कि जब आप, एक स्टोरी तो आ गई, अब आप फ्रेम्स कैसे चुनते हैं? तो थोड़ा सा इसके बारे में प्लीज बताएं कि आप फ्रेम में क्या क्या देखते हैं एक फ्रेम में। देखिए, वो तो क्या है कि आपका मिलियू क्या है, आपकी लोकेशन क्या है। अगर आप रियल लोकेशन पे, जैसे अब मैं अगेन को कसाई का उदाहरण दूं, फ्रेम्स का मतलब तो ये कि मुझे टू शॉट रखना है, मुझे क्लोज शॉट रखना है, मुझे लॉन्ग शॉट रखना है, मिड शॉट रखना है। ये तो एक ग्रामर है। सिनेमा की ग्रामर इसी तरीके से डिफाइन होती है कि आप अपने किरदार के अंतर इमोशंस को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप क्लोज शॉट बनाएंगे या मिड शॉट बनाएंगे। अगर आपको पूरा एक एक्सपेंस दिखाना है अपनी लोकेशन का, आपकी कहानी की अगर वो जरूरत है, तो आप वाइड शॉट पे जाओगे, एक्सट्रीम वाइड शॉट पे जाओगे। जैसे जी। कि आप एक पार, एक फिल्म गौतम घोष की, कितने लोगों ने देखी है, देखिए। जिसमें शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह हैं, जिसमें वो सुख पार करवाते हैं नदी, नदी से। जी अब सर। वो फिल्म आप देखोगे तो उसमें ज्यादातर वाइड शॉट्स का ही इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि कहानी बेसिकली क्योंकि वो किरदार बहुत छोटे हैं उस दुनिया में, जिस दुनिया में वो रह रहे हैं, जिस समाज में वो रह रहे हैं। तो उनके छोटेपन को दिखाने के लिए उसने हमेशा वाइड फ्रेम्स यूज करी है कि वो इनसिग्निफिकेंट है बेसिकली इस पूरे समाज में। अब ये एक निर्देशक की सेंसिबिलिटी है कि वो किस तरीके से अपनी फ्रेम्स को चुनता है, उसकी कहानी की जरूरत क्या है। तो फ्रेम्स तो सारी वहीं से निकल के आएंगी, और जहां आपको किरदार के मन में घुसना है तो आप क्लोज शॉट पे जाएंगे, जहां उसकी हल्की सी इमोशन को भी आप कैप्चर कर सकें, वो क्या सोच रहा है, उसकी अंतर्व्यथा क्या है, वो अगर आपको थोड़ा सा वहां पे अगर हाईलाइट करना है तो आप क्लोज शॉट पे जाएंगे। कॉन्वर्सेशन है तो टू शॉट बना सकते हैं, ओवर द शोल्डर जा सकते हैं। बाकी कुछ समझ में नहीं आए कि क्या शॉट बनाना है, तो पॉइंट ऑफ व्यू शॉट बनाओ। पीओवी शॉट जो होता है, सिनेमा सारा पीओवी शॉट पे चलता है जी सर। कि जो आप देख रहे हो, दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैमरा लगा दो, दर्शक को आप क्या दिखाना चाहते हो, वो आप उसको, दर्शक को कैमरा, बेसिकली दर्शक, कैमरा को दर्शक ही माना जाता है स्क्रिप्ट जब आप लिखते हो तब, क्योंकि कैमरा पे आप वही कैप्चर करके आपको दर्शक को दिखाना है। तो जी। आप अगर दो किरदारों का बाकी पॉइंट ऑफ व्यू बनाना चाहते हैं या दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बनाना चाहते हैं, तो वो, तो ये एक बेसिक समझ, धीरे धीरे जब आप फिल्में बनाते हो जी। तो आपको समझ आने लगता है कि मुझे कैसे को फ्रेम को बनाना है। जी। अब बाकी तो मैं एक उदाहरण देता हूँ यहाँ पर। मार्टिन स्कॉर्सेसी का कितने लोगों ने अ, क्या नाम है, नाम, जिसमें रॉबर्ट डी नीरो और वो है फ्यू गुडमैन, नहीं फ्यू गुडमैन, सॉरी, जिसमें, मैं खैर चलो आपको शॉर्ट बताता हूँ। वो शॉर्ट ये है कि रॉबर्ट डी नीरो का किरदार और एक और किरदार है, वो बेसिकली किसी से भाग रहे हैं, उनकी जान पर बनी हुई है, और वो किसी से भाग रहे हैं, और एक रेस्टोरेंट में एक मीटिंग के लिए वो उसको बुलाता है, अपने साथी को। तो अब उसने, स्कॉर्सेजी ने वहाँ टू शॉट बनाया है, सिंपल टू शॉट है। रेस्टोरेंट का कांच है, कांच के बगल में टेबल रखी हुई, टेबल के आमने सामने दो किरदार बैठे हुए हैं। उसने कैमरा को बिल्कुल वाइड शॉट बनाया, जहां पर दोनों किरदार फ्रेम के एंड पे हैं, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, मतलब फ्रेम की एज पर है दोनों किरदार। और बाहर पीछे वाइड शॉट नजर आ रहा है, पूरा मार्केट चल रहा है, पीछे स्ट्रीट के अक्रॉस क्या हो रहा है वो सब नजर आ रहा है। अब जब वो शॉट चालू होता है तो कैमरा ट्रैक करना शुरू करता है, कैमरा ट्रैक भी कर रहा है और साथ में फोकस पुलर्स को जूम आउट भी कर रहा है, जो जूम आउट करते जा रहे हैं उसको। तो यानी जब तक वो नजदीक आ रहे हैं तो किरदार दोनों फ्रेम की एज पर ही हैं, लेकिन बाहर का जो व्यू है वो सिमटता हुआ नजदीक आ रहा है। दोनों किरदारों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है फ्रेम में, वो वहीं के वहीं है, लेकिन
का जो बैकड्रॉप है वो पूरा चेंज हो रहा है, वो किरदारों के नजदीक आ रहा है, वो जूम इन होता जा रहा है बेसिकली। जी सर। तो इसके पीछे उनकी ये सोच थी कि वो दोनों भाग रहे हैं और जो उनका पीछा कर रहे हैं वो उनको क्लोज इन करते जा रहे हैं, उनके लिए बचना मुश्किल होता जा रहा है धीरे धीरे। दुनिया सिमटती जा रही है उन दोनों किरदारों का, उनके लिए बचना मुश्किल होगा। इस चीज को दिखाने के लिए उसने इस शॉट का इस्तेमाल किया बेसिकली। तो अब ये सोच जो है ये नई ग्रामर है। अल्फ्रेड हिचकॉक ने ऐसी कई, आपने वर्टिगो शॉट देखा होगा उनका, जो साइको में यूज किया है, कि जब वो स्टेयरवेल के अंदर कैमरा उसने तेजी से और साथ में उसको जूम आउट किया था। तो ये महान फिल्मकार वो होता है जो ये ग्रामर रचता है, जो ये अपनी ग्रामर क्रिएट करता है। तो फ्रेम्स तो इसलिए क्या है कि बहुत कुछ सिनेमा देखने से समझ में आएगी। आप सिनेमा देखो, खूब सिनेमा देखो, रोज की एक फिल्म देखो, अपने आप धीरे धीरे समझ विकसित होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और इसको कहने के लिए मेरा क्या शॉट राइट है, क्या मेरा बेस्ट शॉट है। बाकी टेक्निक में मत घुसो। कैमरा कितनी बार कई फिल्मों में कैमरा हिलता भी नहीं है, लेकिन वो शॉट इतना पावरफुल होता है कि आपको हिला देता है बेसिकली। एक स्टैटिक ट्राइपॉड पे रखा हुआ शॉट भी जबरदस्त हो जाता है। तो वो इम्पोर्टेंट वो है कि उस सीन में आप क्या कह रहे हो, बाकी ज्यादा टेक्निकलिटीज में घुसने की जरूरत नहीं है। वहां जब पहुंचते हैं लोकेशन पे तो फ्रेम अपने आप बन जाता है। हाँ सर, मैं तो और बस कुछ इसलिए आगे? क्योंकि फ्रेम्स जो होती हैं, जो एक फिल्म के शब्द होते हैं, इस वजह से मैंने ये पूछा था कि इसके पीछे का जो एक थॉट प्रोसेस होता है उसके बारे में बताया आपने। जैसा कि बताया था, जो शॉट्स लगे थे आप डिनरों के, तो वैसे वैसे अ, थे। और एक प्रश्न मेरा निवेदिता जी शायद से है। मैंने दिया हो। हम्म। जी सर, तो पहले कहानी एक पर्दे के लिए लिखी जाती थी, लेकिन अब कहानियां ओटीटी के लिए लिखी जाने लगी हैं। तो जैसे कि सीक्रेट गेम्स बनी थी अभी, तो उसके पहले पार्ट में बहुत पहला सीजन बहुत अच्छा था। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। सेकंड सीजन में उन्होंने बहुत ही डिस्क्रिप्टिव कर दिया, एक अंदरूनी जो खुला उसका अंदरूनी भाग खुला है, तो उसमें ऑडियंस ने ज्यादा पसंद नहीं किया। तो ये आपको क्या लगता है कि कहानियां जो कही जाती है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में, तो उसका जो कंटिन्यूटी है उसमें क्या दिक्कत आती है? या फिर जो मेजरली जिसके आपने दूसरे सीजन्स देखे हैं, तो उसमें हर हर बार इंडियन सीजन्स में, इंडियन वेब सीरीज में निराशा ही हाथ लगी है हर बार, मतलब मेजरली मैंने जो देखी है। तो उसके बारे में कुछ बताएं कि कहानी जो चेंज होती है, अभी जो कहानी पहले फिल्मों के लिए लिखी जाती थी लेकिन अब वेब सीरीज के लिए लिखी जा रही है, उसमें क्या डिफरेंस है? मुझे लगता है कि इससे कोई ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता है कि कंटेंट ओटीटी के लिए लिखा जा रहा है या एक फीचर फिल्म के लिए, क्योंकि जो भी फिल्म मेकर है, कंटेंट मेकर है, डायरेक्टर है, वो उस हिसाब से ही आप पूरा जो आपका फ्रेम ऑफ वर्क है या लिखना है वो आप उस तरह से ही करते हैं। अगर कोई राइटर है या डायरेक्टर है तो जब वो सीरियल्स बनाते हैं, सपोज कोई डेली सोप के लिए कहानी लिखते हैं, तो वो उस फॉर्मेट को देखते हुए कहानी लिखते हैं। अगर वो फीचर फिल्म या शॉर्ट फिल्म लिखते हैं तो वो उस तरह से उस कहानी को ट्रीटमेंट देते हैं। और अगर ओटीटी के लिए लिख रहे हैं तो जाहिर है कि वो उस कहानी को और डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं, कैरेक्टर्स की और ज्यादा उसमें डिस्क्रिप्शंस और उसके कैरिकेचर्स और जो भी कैरेक्टर्स की क्वालिटीज हैं उन पे और ज्यादा आई थिंक डीपली काम किया जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म से, ओटीटी से इस कंटेंट पे या इस पे इतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा कि किस तरह से डील किया जा रहा है, क्योंकि जो बनाने वाला है उसके लिए सिर्फ प्लेटफॉर्म बदला है। कहानी कहने के जो मेन टूल्स आपके पास में हैं या जिन चीजों पे आपको काम करने की जरूरत है वो कमोबेश एक जैसी ही हैं। तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि जो तुमने दूसरी बात कह रहे थे नरेश आप, की कई बार निराशा हाथ लगती है इंडियन वर्जन्स में जब कहानियां बनाई जाती हैं, तो उसके पीछे ये रीजंस हो सकते हैं कि कहानी को ठीक ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है। और कई बार जरूरत से ज्यादा ड्रामा या वॉयलेंस भी उसमें आप, क्योंकि आपको लगता है कि शायद ऑडियंस पसंद करेंगी, तो आप बहुत ज्यादा वॉयलेंस या ड्रामेटिक एलिमेंट्स आप डाल देते हैं या कैरेक्टर्स को। सीजन 2 मुझे लगता है बहुत अपने आप में मुश्किल भी होता है, क्योंकि अगर फर्स्ट सीजन लोगों ने बहुत पसंद किया है तो उतना ही इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीजन 2 बनाना बहुत मतलब अपने आप में चैलेंजिंग काम है। इसीलिए शायद उतना कंसिस्टेंसी बनाने में डायरेक्टर्स या फिल्म मेकर्स कई बार सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं।
और कई सारे ऐसे सीरियल्स भी हैं या ऐसे वेब शोज भी हैं जिनके सीजन्स 2 भी लोगों ने बहुत पसंद किए। फोर मोर शॉट्स है या मिर्जापुर 2 है। तो ऐसा नहीं है, मतलब हम इसे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि सीजन्स 2 इस तरह से मतलब लोगों को पसंद नहीं आए, बट ये बहुत ही बल्कि वेरिएशन अभी और एक आया बहुत ही वास्ट आई थिंक डिस्कशन है। तो बहुत अलग अलग सिनेमा बन रहा है, तो बहुत अलग अलग तरह की चीजें हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं ओटीटी पे। मुझे लगता है ये बहुत एक इट्स अ सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज नाउ फॉर अस। जी 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 जी। हाँ ईशा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, मेरा एक सवाल था निवेदिता दी से। जैसा कि अभी ओटीटी की बात चल रही थी और सिनेमा की फिल्मी पर्दे की बात चल रही थी, तो ये सवाल मेरे जहन में आया कि अब कोरोना काल के दौरान हमने देखा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए काफी बहुत सी फिल्में रिलीज होने लग गई हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे हम फिल्म क्रिटिक्स के लेख पढ़ते हैं, जैसे कि अनुपमा चोपड़ा ने कहा था और जैसे बहुत से क्रिटिक्स हैं, तो कहीं न कहीं हम देखेंगे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के लिए जो फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं, उनकी स्क्रिप्ट में कुछ जल्दबाज़ी सी नज़र आती है। बनिस्बत अगर हम एक सिनेमा पर एक पूरी बाकायदा एक फ़िल्म देखते हैं और ओटीटी पर जल्दबाज़ी में फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं, तो एक स्क्रिप्ट में थोड़ी-सी जल्दबाज़ी सी नज़र आती है। तो उस पर आपका क्या कहना है? वो तो बिल्कुल क्योंकि आई एग्री विद यू टू अ पॉइंट, क्योंकि आई थिंक इतना ज्यादा कंटेंट बन रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे इस वक्त। छोटे मोटे सब content, अगर हम प्लेटफॉर्म्स मिलाकर देखें तो 40 से भी ज्यादा या 40 अप्रोक्सीमेटली ओटीटी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंडिया में एग्जिस्टिंग हैं। तो आप सोचिए कि उस पे कितना सारा सिनेमा बन रहा है, कितना सारा कंटेंट बन रहा है, कितना अलग अलग तरह का कंटेंट बन रहा है। तो ऐसे में बहुत आई थिंक इट्स ऑब्वियस कि कुछ थोड़ा केओस, थोड़ा मैस तो उस कंटेंट से रिलेटेड मतलब होगा ही। वो उतना ज्यादा क्लैरिटी या आपको उस तरह से कंटेंट में नहीं मिलेगा। कुछ कंटेंट बहुत इमेच्योर है, कुछ कंटेंट बहुत अच्छा है, और कुछ सच में आपको ऐसा लगता है कि बहुत मैच्योरिटी से बनाया है, कुछ बहुत जल्दबाजी में बनाया है। बट आई थिंक अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया में एक नया नया आया है। इट विल टेक अ लॉन्ग वे टू गो। और जो भारतीय दर्शक है वो भी अभी इतने परिपक्व नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लुकिंग एट आवर कल्चर और जो हमारा बैकड्रॉप है, तो धीरे धीरे लोग भी सिनेमा को किस तरह देखा जाए वो भी एक समझ की बात है। एक दिन में नहीं आता है, तो वो भी वक्त लगेगा। पर मुझे लगता है अच्छा सिनेमा अपने आप अपने लिए वक्त बना लेता है, क्योंकि लोग अपने आप आपको फिल्टर कर देंगे। चाहे वो आप यूट्यूब पे भी अगर आप कुछ अच्छा कंटेंट नहीं डाल रहे हैं तो लोग नहीं देखेंगे। तो अल्टीमेटली अगर बुरा कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, कच्चा कंटेंट बन रहा है, तो उन्हें अपने आप देर सवेर समझ में आ जाएगा कि दिस इज टाइम टू वर्क ऑन गुड कंटेंट। जी जी जी। और अभी देखिए समय सीमा समाप्त हो चुकी है। तो वैसे जी, ये विषय बहुत ही वास्ट है, बहुत ही विस्तार से बात करने वाला है, और मैं तलवार साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इस पर और कार्यशालाएं हों। गजेंद्र सर हमारे साथ हैं, निवेदिता जी हैं, राम कुमार सिंह जी हैं, और बहुत सारे जो स्पीकर्स हैं जो इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, और युवाओं के लिए एक ऐसी कार्यशालाएं आके आयोजित की जाएं। और दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है पीएलएफ का, जो 8 दिनों का कार्यक्रम है, आप सभी पीएलएफ के फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और साथ में आज हमारे कार्यक्रम में साथ जुड़े गजेंद्र सर का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहे सर। और आपने एक विस्तार से जो प्री प्रोडक्शन की बात की और पोस्ट प्रोडक्शन पे आ नहीं पाए क्योंकि समय की थोड़ी-सी कमी थी। पर आपने बहुत ही विस्तार से जो चीज़ें बताई, वो काफ़ी हेल्पफुल रही, और मुझे लगता है और रहेगी जो ये बाद में वीडियो देखेंगे। और निवेदिता जी हमारे साथ जुड़ी, जो जिन्होंने स्क्रिप्ट के ऊपर मेजरली बात की। थैंक यू सो मच निवेदिता जी और गजेंद्र सर। साथ में थैंक यू जो ईशा, जो आपने 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे, आपने एक युवाओं का प्रतिनिधित्व किया। साथ में जेडी और मानस थे, किन्हीं कारणवश वो चले गए, पर थैंक यू उनका भी। थैंक यू सो मच पीएलएफ, जिन्होंने ये मौका दिया, जिन्होंने ये एक आयोजन करवाया कि युवाओं के लिए फ़िल्म, और इससे पहले भी युवाओं के लिए कविता पर कार्यशाला हो चुकी है। बहुत सारी कार्यशालाएँ हो चुकी हैं, और हम आशा करते हैं कि जल्दी और भी कार्यशालाएँ होंगी। तब तक के लिए सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पीएलएफ और जी, पीडब्ल्यू
प्रगतिशील लेखक संघ का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ईशमधु तलवार जी, प्रेमचंद गांधी जी और ऋतुराज जी। धन्यवाद जो ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, जो डिजिटली हेल्प कर रहे हैं। कार्तिक जी, थैंक यू सो मच। सभी का धन्यवाद। बहुत थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। उषा, थैंक यू निवेदिता जी।